किसान आज देश के अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव कर रहे हैं और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसानों से अपील करते हुए कहा है कि मैं सभी किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन अब समाप्त कर देना चाहिए। भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए तैयार है और उसका निराकरण करने के लिए भी तैयार है। वहीं इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत के गिरफ्तार होने की खबरों को लेकर अलग अलग पोस्ट आने लगे, जिसके बाद अब खुद राकेश टिकैत ने साफ किया है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने इन अफवाहों पर कहा है कि मेरी गिरफ्तारी की खबरें भ्रामक है, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, सब सामान्य है। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगी थी, कई लोग उनकी गिरफ्तारी का दावा भी कर रहे थे। हालांकि खुद राकेश टिकैत ने और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी को महज अफवाह बताया है। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से भी ट्वीट कर इसे फेक न्यूज बता दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबर झूठी है। पुलिस ने लिखा है कि उन्हें शक है कि ऐसी गलत खबरें सोशल मीडिया पर उड़ाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरें किसान एकता मोर्चा के ट्विटर अकाउंट से बताई गई थी। हालांकि 5 मिनट बाद ही इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था। तो अपनी मांगों को लेकर किसान अब एक बार फिर चढ़ गए हैं। कोरोना की रफ्तार जैसे ही कम हुई है, एक बार फिर से अब आंदोलन रफ्तार पकड़ने लगा है। आंदोलन एक बार फिर से तेज होने लगा है। चलिए, इसी पर हमारे साथ शिवराज सिंह किसान नेता जुड़ चुके हैं, उनसे ही तमाम जानकारी लेते हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत है आपको एनबी न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज का जो ये आपका कार्यक्रम है, ये किस तरह से चल रहा है और जो राजभवन की तरफ आप आज कूच कर रहे हैं, जो अब सौंपेंगे आप ज्ञापन, उसको लेकर क्या कुछ फिलहाल की स्थिति है? धन्यवाद आपका। राजभवन तो ये है, हमारा राजघराना होता है, प्रदेश का राजा होता है वो, क्योंकि भले ही अधिकार क्या है संविधान में वो अलग चीज है, लेकिन राजा तो देश का राष्ट्रपति है और स्टेट का राज्यपाल है। बाद बाकी तो मंत्रियों की श्रेणी में आते हैं, जैसे पहले राजा के मंत्री हुआ करते थे, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये मंत्री हैं। राजा राष्ट्रपति हैं देश के या प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो अपने राजा से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे अपनी पीड़ा, ये बताओ आप। बिल्कुल। तो आज जो आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसके बाद क्या कोई आपको लगता है कि आगे आपको सुविधा मिलने वाली है या फिर आंदोलन को लेकर कोई बातचीत आपसे की जाएगी कृषि कानूनों को लेकर? निष्ठुर हो ना सुने तो उसकी बात है। हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, मौलिक अधिकार है अपनी पीड़ा को कहना, लोकतंत्र की रक्षा करना, क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार दिए गए थे कि अगर कहीं कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, तो धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या सुना सकते हैं और राजा उस समस्या को सुनकर निपटाएगा। बिल्कुल। पहले भी हम कभी ज्ञापन पहले भी हम कभी ज्ञापन दिया करते थे तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया करते थे या माननीय राज्यपाल जी के नाम दिया करते थे, लेकिन अब राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी को इनका जो मंत्रालय है, मंत्री परिषद है, वो नहीं सुनता है किसानों की पीड़ा, तो भाई उनको जो आने वाले चुनाव में उनको दवाई दी जाएगी, दोष दी जाएगी। बिल्कुल। और आपकी इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका राघवेंद्र जी। आपसे यही जानना चाहूंगी सर, 7 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को, कब दोबारा वार्ता का दौर शुरू होगा और कब आखिर वो घड़ी आएगी जब ये किसान भी, जिनको काफी लंबे समय से इंतजार है, वो अपने घरों की ओर वापिस जाएंगे? सर देखिए मुस्कान जी, हम लोग जो हैं किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित हैं और आगे बढ़ के काम करते हैं। लगातार 12 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सदन में कह चुके हैं। इसी प्रकार से हमारे कृषि मंत्री जी ने अपना बयान भी जारी किया है और लिख के पत्रक भी जारी किया हुआ है। वास्तविकता तो ये है, जो हमारे जो धरने पर किसान बैठे हुए हैं उनके सामने हम लोग नतमस्तक हैं। वो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी जो समस्या बिल्कुल अन्नदाता है सर। तो आखिर क्या ये कारण है कि बातचीत की दौर जो है वो थमा हुआ है? क्यों बातचीत नहीं होती? किसान नेता है, किसान लगातार आपसे ये अपील करते हैं कि उनसे बात करिए और खत्म करिए। 7 महीने बहुत ज्यादा होते हैं राघवेंद्र जी।
मुस्कान जी मेरी बात हो जाने दीजिए, हमें लगता है पूरी बात आ जाएगी जी। वास्तविकता ये है, जो किसान किसी समय ये किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, ये एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है। क्या ये बहुत से नेता, चाहे आपके अरविंद केजरीवाल जी हो, क्या वो किसान नेता हैं? या बहुत से इस प्रकार से नेता हैं जिन्हें किसान नेता हम नहीं कह सकते हैं? क्या किसान नेता लाल किले पर तोड़ फोड़ कर सकते हैं? हमारी जो सिपाही हैं उनकी पिटाई कर सकते हैं? या किसान नेता ये कह सकते हैं कि हमने इंदिरा गांधी को ठोका? ठीक है राघवेंद्र जी, आप ही के सवालों पर एक जवाब सुनिए, एक जवाब मेरे सवाल का भी दीजिएगा। जिस तरह से आपने कहा कि क्या किसान नेता सिपाहियों की पिटाई कर सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्या सिपाही किसान नेताओं की पिटाई कर सकते हैं? क्या अन्नदाताओं की पिटाई सिपाही कर सकते हैं क्या सर? क्या ये सही है? देखिए ये कहीं पर भी ऐसा नहीं था। वास्तविकता अगर उसमें 26 जनवरी वाले विषय में पूरी तरीके से हम लोग जाते हैं तो उसमें दोष जो है आपके टिकैत जी का ही सामने आता है। इन लोगों ने जो मार्ग बताया था उस मार्ग से भ्रमित हो गए थे, और उनका ये है कि अब तो जांच में भी सामने आ गया है। ठीक है राघवेंद्र जी, हमारे साथ शिवराज सिंह जी चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? किसानों की आंदोलन कब खत्म होगा सर? अरे राघवेंद्र जी को बता देना चाहता हूँ जी कि किसान तो निहत्था था, उसने तो पानी की फुहारें झेली, इनकी लाठी झेली, इनकी नुकीली वाली कीलें झेली, आंसू गैस के गोले झेले, लेकिन किसी भी सिपाही पे हाथ नहीं उठाया। और ये जो सिपाही की बात कहते हो, भाजपा समर्थित लोग थे, जो आंदोलन को बदनाम करने का ये षड्यंत्र था, ये भाजपा समर्थित लोग थे जो खालिस्तान का झंडा लेके आते, पाकिस्तान का नारा लेके आते हैं, ये भी भाजपा समर्थित लोग हैं। ये पीछे से भाजपा इस आंदोलन को शुरुआत से षड्यंत्र रची रही है, इसको अलग अलग तरीकों से नाम देकर बदनाम करने का प्रयास कर रही है। इनके पास किसान की मांग मानना नहीं है इनके बस की। अगली कोई सरकार आएगी वो किसानों की मांग मानेगी, मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन शिवराज जी, अगली सरकार आने में भी अभी समय है। आप ये देखिए कितने समय तक सर आप डटे रहेंगे? अरे वो तो भाई मेरी बात सुनो, 200 वर्ष अंग्रेजों का राज रहा हमारे देश में, तो 100 साल उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र राज किया जैसे इन्होंने 7 साल किया है। और फिर 100 साल बाद 1857 में पहली क्रांति भड़की, 90 साल का इतिहास है। 1857 से 1947 तक जितने दिन उन्होंने स्वतंत्र राज किया, इतने दिन ही हमें आंदोलन करना पड़ा। जब जाके 200 वर्ष में जाकर के देश आजाद हुआ। तो कानून लेके आई हूँ, किसान 7 महीने से मोर्चे के ऊपर लड़ रहे हैं और मोदी सरकार की ढिठाई ये है कि वो बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर 26 जून जो है ये इमरजेंसी का दिन भी है, जब जनता के हक अधिकारों को कुचला गया। तो इस सारे के विरोध में ना सिर्फ राजधानी के अंदर, देश के हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी राजभवन में ज्ञापन देने का आह्वान किया गया, तो वैसा ही आज राजधानी के अंदर किया जा रहा है। मोदी सरकार की जो हठ धर्मिता है उसको बताने के लिए कि किसान एक है, लड़ेगा, जीतेगा। मोर्चे पे पहले दिन से बैठा हुआ है, क्योंकि आपकी सुबह की चाय से लेके दिन भर जो आप चरते हो बैठे हुए बंगलों के अंदर, तो वो किसान का अन्नदाता का दिया हुआ है। आपने खुद घर में पैदा नहीं किया है, तो किसान की कदर करना सीखिए और किसानों की बात सुनिए। एमएसपी की जो बढ़ी हुई दरें हैं वो लागू कीजिए और तीनों कृषि कानून वापस लीजिए। जो मजदूरों के कानूनों में बदलाव करके उनके यूनियन तक बनाने के हक को छीन लिया गया, उसको वापस लाइए। और जो छात्र, नौजवान, महिला मोर्चों पे लड़ रहे हैं, उनकी बात को सुना जाए। और देश की जिस जनता ने आपको वो गद्दी सौंपी है, जिसके बूते आप देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो गंगा में तैरती हुई लाशें हमको बता रही हैं। आप जनता का मान नहीं रख सकते, आप उसका डिसऑनर करते हो, आप अनादर करते हो और आप देश की गद्दी पे बैठने के लायक नहीं हो। क्योंकि देश की आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बावजूद यदि कुछ नहीं होता है तो आगे क्या रहेगा? निश्चित तौर पे किसान मोर्चा के जो अगुआ नेता हैं पूरे देश के अंदर, संयुक्त किसान मोर्चा और AIKSSC अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति जो दिशा निर्देश देगी हम उस तरह से मूव करेंगे, वैसे ही आगे बढ़ेंगे और कम से कम पीठ नहीं दिखाएंगे। सवाल आने वाली नस्लों का, सवाल हमारी जमीन का।
राघवेंद्र जी, तो सुना आपने, ये खुद एक महिला किसान थी, आम जनता की भी यही है, जो बातें इनकी आपने सुनी है वही कह रही हैं कि किसानों को भी अपने घर जाना है सर, वो कोई मजबूर है अभी फिलहाल यहाँ बैठने को, लेकिन कोई नहीं चाहता सर इतने लंबे समय से कोई आंदोलन करे। सभी के लिए अपना घर भी जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने एक हक के लिए यहाँ बैठे हैं, और उसमें भी बातचीत का दौर इस तरह से बंद है, इस तरह से अनदेखी किसानों की जा रही है सर। वो किसान ही थे जिनके बल पर आप आए थे सर सत्ता में। राघवेंद्र जी, विषय को लेकर के बहुत गंभीर है जी। अच्छा बताइए, अभी कानून लागू कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया है। जब कहीं न सूत न कपाल जुलान में लट्ठम लट्टा। विषय ये है, ये जो इनका राजनीतिक आंदोलन हो चुका है। ये तो किसान जो कह रहे हैं, ये जाकर के पश्चिम बंगाल में जाकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमें हराना है। ये वास्तविकता ये है, उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा के चुनाव अगले साल है। ये जो राजनीतिक दल है वो इनका लाभ लेना चाहते हैं किसानों का। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुस्कान जी, वहाँ पर अगर एक भी किसान धरने पर बैठा हुआ है, उनके चरणों में हम लोग नतमस्तक है, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए दृढ़ हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, वहाँ पर धरने में किसान अब है ही नहीं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है। देखिए, अगर कोई ठीक है राघवेंद्र जी, शिवराज जी, ठीक है राघवेंद्र जी, शिवराज जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, तमाम बार ये बातें आती हैं, कभी किसान आंदोलन को अपवित्र करार दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि वो अपनी पवित्रता खो चुका है, कभी राजनीतिक, कभी बाहरी उन पे हाथ बताया जाता है, कभी फंड आने की बात की जाती है। ये तमाम चीजें हैं सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ खुद बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आखिर कब ये आंदोलन खत्म होगा? ये सवाल सभी के मन में है और खुद किसानों के भी मन में है, क्योंकि वो अपना हक चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसान नेता वेस्ट बंगाल चले गए तो इन पर राजनीति का आरोप लग गया। ये चाहते हैं भाजपा वाले ये हमारी मांग भी ना माने, हमारी बात भी ना सुने और हम इनकी आरती उतारते रहे। दूसरा ये है, जो संवैधानिक चीज है एक प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने एक पार्टी की वोट क्यों मांगी? उन्होंने पक्षपात क्यों किया? वो तो कांग्रेस वालों के प्रधानमंत्री थे, बसपा वालों के प्रधानमंत्री थे, और ममता, जो वहाँ की ममता जी है वेस्ट बंगाल की, उनके प्रधानमंत्री थे। फिर उन्होंने ममता दीदी, ओ ममता दीदी, फिर ऐसे जाकर के क्यों बोले वो वहाँ? अरे प्रधानमंत्री को तो वोट ही नहीं मांगनी चाहिए, उनको तो पार्टी से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्यों पक्षपात का आरोप लिया अपने ऊपर? क्या वो पूरे देश के 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री नहीं है? बिल्कुल राघवेंद्र जी, तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं सर। देखिए, इनकी भाषा शैली ही बता रही है, ये लोग राजनीतिक दलों की गोद में बैठे हुए हैं। देखिए, वास्तविक है कि हम लोग जो है, चाहे हमारे कृषि मंत्री जी ने पत्र जारी किया है। राघवेंद्र जी, आप एक बात बताइए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक ये आंदोलन होता जा रहा है। सर, अब बहुत से ऐसे आंदोलन हैं जो कांग्रेस करती है, कई विपक्षी दल करते हैं, लेकिन वो इतने लंबे समय तक नहीं चलते सर। इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन करार दिया गया है ये किसान आंदोलन, उसके बाद भी आप ये बात कह रहे हैं सर। देखिए मुस्कान जी, अब ये राजनीतिक आंदोलन हो गया, किसानों का आंदोलन नहीं रहा है। मैं 3 बार ये बता चुका हूँ। अच्छा ये बताइए, योगेंद्र यादव कब से किसान नेता हो गए? अरविंद केजरीवाल कब से किसान नेता हो गए? अब ये लोग उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल जाके कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देना। ये किसान आंदोलन की भाषा है। किसान जाके कहते हैं वोट क्लब में हम खेती करेंगे, ये किसानों की भाषा है। 1 दर्जन ऐसे उदाहरण है, वहाँ पता चलता है साक्षर प्रमाणों के साथ, वहाँ पर किसान बैठे ही नहीं है। वहाँ पर ये समझ लीजिए बलात्कार तक की घटनाएं हो रही हैं, दबा दी जाती हैं। वास्तविकता ये है, वहाँ पर अब किसान नाम की चीज नहीं रही है। मैं 2 बातें कह रहा हूँ, अगर वहाँ एक भी किसान है, उनके चरणों में हम नतमस्तक है। दूसरी बात, वहाँ पर सिर्फ नेता लोग बचे हैं, राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है, तो वही आंदोलन का संचालन कर रहे हैं। अगर सरकार किसानों के पास जाएगी तभी पता चलेगा ना कि वहाँ पर किसान है या फिर कोई राजनीतिक आंदोलन अब ये होता जा रहा है। आप उनके पास तो जा नहीं रहे हैं सर, वार्ता तो कर नहीं रहे हैं, आखिर कैसे समाधान होगा इसका? शिवराज जी, आपसे चाहूंगी मैं इसका जवाब। हेलो, हमसे बात कर रही मुस्कान जी? जी, देखिए, हमारे दरवाजे हमेशा किसानों के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। वार्ता की मेज हमेशा सजी है, लेकिन ये लोग खुद नहीं चाहते हैं। ये लोग अगले वर्ष का चुनाव जो उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने जा रहा है, उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। सीधा सा फार्मूला है, सीधी सी बात है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है।
अगर कोई किसानों की समस्या होती तो उसका निस्तारण होता। वास्तविकता ये किसानों की कोई क्या बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी, आप क्या बात कर रहे हैं? स्वराज जी, राघवेंद्र जी कह रहे हैं, सुनिए, रुकिए राघवेंद्र जी, बहुत हो गया सर इतना। अगर किसानों को समस्या नहीं होती तो वो 7-7 महीने इस तरह से सड़कों पर नहीं रहते सर। भरी सर्दी में, भरी गर्मी में वो सड़कों पर नहीं बैठे होते सर, अगर उन्हें कोई समस्या नहीं होती तो। स्वराज जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा वाले ये चाहते हैं, जब हम कांग्रेस सरकार की आंदोलन करते थे तो माननीय राजनाथ जी हमारे आंदोलन में आते थे। जब अन्ना हजारे ने और बाबा रामदेव ने आंदोलन चलाया तो उसके पीछे संपूर्ण भाजपा और आरएसएस का हाथ था। आज मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे आंदोलन में कोई विपक्षी हमें सपोर्ट करता है तो भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि विपक्षी जो पार्टी आपके बीच में आती है उनके सिर को किसान ठग रहे हैं, जो हमारे हित की आवाज उठा रहे हैं उनसे भी गोली हम ही चलाएं और भाजपा वालों की हम आरती उतार रहे हैं। भाजपा ये चाहती है विपक्षी से भी हम ही लड़ाई लड़े, सरकार से भी हम ही लड़ाई लड़े और ये किसानों की बात नहीं सुने, इनकी हम आरती उतार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। और राघवेंद्र जी, आपके पास जवाब है इन बातों का? सर की बात नहीं समझ में आ रही, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये बताइए, अगर किसानों के हितों की रक्षा कांग्रेस पिछले 55 सालों में अपनी सरकार में कर रही होती तो देश में किसानों की ये दुर्दशा नहीं होती। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राघवेंद्र जी, अक्सर जब जवाब नहीं होता है ना सर चीजों का, तब यही बातें आती है कि इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं तो अपनी बात कहूंगा। आप मुझे इतना बताइए, पिछली सरकारों ने जो किया सो किया, नहीं किया तो भी नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं सर? आप ही के राज्य में अब किसान इस तरह से आंदोलन पर बैठे हैं, इस तरह से सड़कों पर बैठे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है बीजेपी? जी, हमने क्या किया? हमने 2000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम किया, हमने देश के किसानों को शौचालय देने का काम किया, हमने देश के किसानों को बीमा देने का 5 लाख रुपए। शिवराज जी, क्या आपको ऐसी कोई सुविधाएं मिली है? ठीक है, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं सर आपकी बातों का। शिवराज जी, क्या आपको ऐसी कोई सुविधाएं मिली सर? हाँ, मैं सुविधा बता रहा हूँ। डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगी हो गई, गैस महंगा हो गया, डीएपी यूरिया महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, खाद पानी महंगा हो गया और हमारा मूंग का जो कंट्रोल रेट है 7300 रुपए है, 5000 में मूंग बिक रही है। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण गेहूं नहीं खरीदा गया, 1600 रुपए क्विंटल में गेहूं बिक रहा है। आज भी ट्रॉली इंतजार में खड़ी है सरकारी मंडियों में कि हमारा गेहूं सरकार न जाने ले ले। राघवेंद्र जी, समझ रहे हैं आप चीजों को सर? क्या आप समझ रहे हैं स्थिति? किसान सड़कों पर आ गया है, हालातों से भी और जो तस्वीरें हैं उनसे भी सर। किसान बहुत दुखी है, उनके आंसू हो रहा है। राघवेंद्र जी, वास्तविकता ये है, देश में 80 करोड़ किसान हैं। क्या 80 करोड़ किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं? सभी के एक जैसे हालात नहीं होते हैं सर, सभी के एक जैसे हालात नहीं होते हैं। जो बैठे हैं आप उन्हें तो देख नहीं रहे हैं, आपको बाकी 80 करोड़ की पड़ी है। जो किसान बैठे हैं आप उन्हें तो देखिए सर, उनका तो समाधान कीजिए। राजनीतिक आंदोलन हो गया है, दावे से कहना चाहता हूँ ये राजनीतिक आंदोलन है। ये विश्वास करिए, ये उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो चुनाव अगले वर्ष होना है उसकी ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है। देखिए, तमाम जो बातें आपने कही उससे साफ जाहिर होता है कि अब पता नहीं किसान आंदोलन कितने और लंबे समय तक चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी और बहुत शुक्रिया आपका भी शिवराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार जारी है, अब देखना होगा कि आगे क्या आंदोलन में होता है। अगली खबर का रुख करेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार में अब कमी जरूर आई है, लेकिन कोरोना संकट के बीच कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज भी मिले हैं। नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर आ गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के उपायों को बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कॉन्ट्रैक्टर ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए कहा है। वहीं ऐसे में हरियाणा के फरीदाबाद के लिए भी अब खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पहला केस फरीदाबाद के ESIG मेडिकल कॉलेज में पाया गया है, जिसके बाद मरीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके संपर्क में आए कॉन्टैक्ट की तलाश की जा रही है ताकि समय रहते संक्रमण को रोका जा सके। फरीदाबाद ESI मेडिकल कॉलेज में डिप्टी डीन डॉक्टर AK पांडे ने बताया है कि ये केस शुक्रवार शाम को डिटेक्ट हुआ था। इसके लिए हमने जिला प्रशासन के साथ साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी सूचित कर दिया है। जिला प्रशासन ये जांच करेगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का पेशेंट किन किन लोगों के संपर्क में आया था, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और इन जो भी उसके संपर्क में आए हैं उन पर उनकी जांच की जाएगी और इस तरीके से संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जाएगा।
चलिए, इसी पर हमारे साथ पूजा शर्मा संवाददाता फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। पूजा, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, लगातार जिसका डर था अब वही होता नजर आ रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी एक संक्रमण मरीज जो है वो अब फरीदाबाद में मिला है। क्या कुछ फिलहाल की स्थिति है? देखिए मुस्कान, फरीदाबाद के लिए ये एक बुरी खबर है कि फरीदाबाद में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट ने अपनी दस्तक दे दी है। और हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कोशिश की इस मामले को छिपाने की, लेकिन जब केंद्र सरकार की हरियाणा सरकार को भेजी गई चिट्ठी में उजागर हुआ तो लोगों को पता चला कि डेल्टा प्लस वेरिएंट फरीदाबाद में एंटर कर चुका है। तीसरी लहर की जो संभावना है वो इससे और अधिक प्रबल हो गई है। फिलहाल जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड रोका जाए, क्योंकि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, ये काफी खतरनाक जो है। केंद्र सरकार की चिट्ठी में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि काफी खतरनाक है। इसके अलावा एक जो और बात सामने आ रही है, जो चर्चा बनी हुई है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका असर इस वेरिएंट पर नहीं होता है। इसके साथ जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं लोग, वे भी डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित हो सकते हैं। और तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में बना हुआ है कि आखिर वैक्सीन जब दोनों डोज ले ली गई है उसके बाद भी आखिर कैसे इस संक्रमण से बचा जाए, ये लोगों में डर है। फिलहाल इसको रोकने के लिए सरकार की क्या कुछ रणनीति है पूजा? देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि ऑक्सीजन को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाएं, तो उसके बाद से अब तीसरी लहर के आने की संभावनाओं के चलते और डेल्टा वेरिएंट की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रणनीति के साथ काम करने में जुट गया है। आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी ना हो, बेड, वेंटिलेटर, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जब दूसरी लहर समापन की ओर थी तब उस वक्त भी प्रशासन लगा हुआ था कि अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही थी। इसके अलावा अस्थायी हॉस्पिटल्स भी काफी बनाए गए हैं। तो ऐसे में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन मुस्कान, इस सब में एक बहुत जरूरी बात यह है कि लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना वायरस का कोई भी वेरिएंट हो, सरकार उसके लिए जागरूक कर सकती है, तमाम इंतजाम कर सकती है, लेकिन लोगों की सुरक्षा उनके अपने हाथ में है। मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, 2 गज की दूरी, यही कोरोना से बचाने के लिए पहला अस्त्र साबित होंगे। और तो ऐसे में वैक्सीन की बात अगर की जाए, वैक्सीन को कहा जा रहा था कि सबसे कारगर ये तरीका है कोरोना से बचने का, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वैक्सीन भी अब कारगर नहीं है इस वेरिएंट से बचाने में। तो जो नियम है, कोरोना के जो प्रोटोकॉल है, वही उन्हीं का पालन करके हम बच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में ढील दी गई है पूजा धीरे धीरे, उसके बाद क्या स्थिति है? क्या लोग अभी भी, लोगों में थोड़ा बहुत भय है कोरोना का, वो बच रहे हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से, या फिर पूर्ण रूप से स्थिति पहले जैसी हो गई है? देखिए, हरियाणा में अभी जो है महा अलर्ट बेशक घोषित है, लेकिन जिस तरह से तमाम रियायतें दी गई हैं उन सबके बीच में, और अगर मैं फरीदाबाद की ही बात करूं तो बेशक फरीदाबाद शुरू से रेड जोन में शुमार था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से 3, 5, 10, 15 इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग निश्चिंत हो गए कि अब कोरोना समाप्ति की ओर है। हालांकि तीसरी लहर आ सकती है और इसकी संभावना 2 से 3 हफ्तों बाद बताई जा रही थी। तो लोग घरों से निकलना शुरू हो गए थे, लोग जो है आउटिंग के लिए जाना शुरू हो गए थे। तो ऐसे में जब फरीदाबाद में आज पहला केस रिकॉग्नाइज किया गया है तो उसके बाद अब लोग थोड़े सहमे हुए से नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुस्कान, फरीदाबाद उन जिलों में शुमार है जिसने दूसरी लहर में बहुत कोरोना की वजह से मौत का तांडव देखा है। लाशों की कतारें लगी हुई थी। तो ऐसे में लोग अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं उस स्थिति से निपटे हुए, तो ऐसे में लोग अब दोबारा से एहतियात बरतने की ओर जो है रणनीति बनाए हुए हैं। हालांकि बिल्कुल अगर हमारे साथ डॉक्टर अशोक सरवाल भी जुड़ चुके हैं, आईएमए से हैं, अध्यक्ष आईएमए के। सर, बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से देखिए फरीदाबाद में ये मामला सामने आया है, जो तीसरी लहर का खतरा लगातार वैज्ञानिक चेता रहे थे, क्या कहा जा सकता है कि अब ये तीसरी लहर की ही शुरुआत है? देखो, ये जब ये केस फरीदाबाद में आया है तो ये अब लॉकडाउन खुल गया है तो लोग इधर उधर जा रहे हैं। पहले यहाँ महाराष्ट्र में आए थे ये केसेस ऐसे डेल्टा प्लस वायरस के, या केरला वगैरह में आए, तो अब ये जो जैसे लॉकडाउन खुल गया है तो लोग इधर उधर जाएंगे तो फिर ये केसेस देश में फैलेंगे। और लोग जो है मास्क नहीं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस चक्कर में तो तीसरी वेव आना काफी मतलब के ये 6-8 हफ्ते में जैसे कि सोच रहे हैं अभी आ जाएगी, सितंबर तक आने की संभावना है।
तो ऐसे में ये बड़ी ज्यादा घातक हो सकती है और बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगी। और ये जो डेल्टा प्लस वायरस है, ये इम्यूनिटी जो अपने अंदर बनी है व्यक्ति के अंदर, उसको भी ये बाईपास कर देता है। तो और इसके ऊपर ये एंटीबॉडी, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है जी सरवाल जी, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, कहा जा रहा है कि जो लोग दोनों वैक्सीन ले चुके हैं, वैक्सीन की दोनों डोज पूरी हो चुकी है, उनको भी अब डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो अब अपनी चपेट में ले रहा है। क्या ये वाकई सही है कि कोरोना की जो वैक्सीन हमने लगवाई है वो अब डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाने में हमें सक्षम नहीं है? बिल्कुल, ये आपने देखो बिल्कुल सही बताया। क्या ये जो अब ये डेल्टा प्लस जो वायरस है, वायरस अपना रूप बदल रहा है और ये जो वैक्सीन थी पहले जो वायरस थे उसके अगेंस्ट बनी थी, और ये अब देखो कहना बहुत मुश्किल है, पर अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है डेल्टा प्लस जो वायरस है वो उसके ऊपर कारगर मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। पर फिर भी मैं ये नहीं कहता भी आप वैक्सीन ना लगवाओ, वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। चाहे मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वायरस को शायद ये जो वैक्सीन ना इफेक्टिव हो। लेकिन सरवाल जी देखिए, अगर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अभी मात्र अनुमान है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीजें होती है तो क्या एक बार फिर से हमें वैक्सीन की जरूरत होगी? और जो वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, यानी कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन्हें एक बार फिर से वैक्सीन लेनी पड़ेगी सर इस वेरिएंट के लिए? नहीं देखो, ये तो जो वैक्सीन आई है ये फिर भी कुछ ना कुछ तो इफेक्टिव होएगी, ऐसी बात नहीं है। पर हम ये नहीं कह सकते कि इतनी 70-80% या 90% इफेक्टिव हो। मतलब वैक्सीन को मैं ये नहीं कहता भी वैक्सीन तो नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन का पैदा नहीं हुआ, फिर भी इसका वैक्सीन का पैदा होगा, इसका वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। पर ये अनुमान देखो, ये अनुमान ही है, बाकी तो टाइम के साथ पता लगेगा कि ये जो वायरस का रूप है ये कैसे बिहेव करता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादातर बच्चों में इफेक्ट करेगा, तो बड़ों को तो शायद ये ज्यादा ना इफेक्ट करे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पूजा जुड़ी हुई हैं सरवाल जी। पूजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से वैक्सीन की बात आई है, तो क्या हरियाणा में और फरीदाबाद में वैक्सीन सुचारू रूप से चल रही है? क्योंकि वैक्सीन ही हमारे पास एक कारगर ऐसा उपाय है जिससे हम बच सकते हैं कोरोना से। मुस्कान, पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में जरूर वैक्सीनेशन प्रोग्राम सिरे चढ़ा है, लेकिन ऐसी लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो केवल अभी एक डोज ही लगवा पाए हैं, क्योंकि बीच में शॉर्टेज हो गई थी काफी। और जैसा कि आप आईएमए अध्यक्ष से सवाल कर रहे थे, तो ये बात जो है लोगों के जहन में भी है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी क्या उनको कोरोना पॉजिटिव वो हो सकते हैं, डेल्टा वेरिएंट उन्हें असर कर सकता है। तो ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं, जो R&D में लगे हुए हैं, उनका ये मानना है कि बेशक ये कहा जा रहा है कि तीसरा वेरिएंट जो ये डेल्टा वेरिएंट आया है ये नहीं कारगर साबित होगा वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि जो असर होगा कोरोना का, इस वेरिएंट का, वैक्सीनेशन करवाए हुए व्यक्ति पर माइल्ड आएगा। यानी कि एक तरह से एक सुरक्षा चक्र जरूर है इस वैक्सीनेशन को हम कह सकते हैं, और हॉस्पिटल जाने की जरूरत जरूरी भी है। पूजा, फिलहाल बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर सरवाल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन अब जो वेरिएंट लगातार अब हरियाणा में भी पहुंच गया है, इसके बाद खतरे की घंटी एक बार फिर से बजती नजर आ रही है। और अब ये देखना होगा कि सरकार की आगे की क्या कुछ रणनीति होगी और आगे किस तरीके से इस वेरिएंट से अब बचा जाएगा। रुख अगली खबर की ओर कर लेते हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को शनिवार को पेश होने को कहा है। जो समन उन्होंने जारी किया था, लेकिन देशमुख ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं और वकीलों के जरिए किसी अन्य दिन पेश होने का समय उन्होंने मांगा है। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप में जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए देशमुख को बुलाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के सिलसिले में देशमुख के वकील जयंत पाटिल ने कहा है कि हमने प्रवर्तन निदेशालय को एप्लीकेशन देकर उन दस्तावेजों को तैयार करने की मांग की है जिसके आधार पर सवाल किए जाने हैं। जांच के आधार के बारे में हमें कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है, इसलिए हम पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकते हैं और अब ईडी को इस पर फैसला लेना होगा। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को समन जारी करके उनसे शनिवार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया था। अधिकारियों के मुताबिक एनसीपी नेता को यहां ब्लाड एस्टेट इलाके में ईडी कार्यालय में मामले की जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था। समन को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत जारी किया गया था और देशमुख को दिन में 11 बजे तक पेश होने का समय दिया गया था, लेकिन ईडी ने नया समन जारी किया है और अगले हफ्ते पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।